जय हिंद। जय हिंद। आज हम सब बात करने वाले जातिगत जनगणना के बारे में। क्या है जातिगत जनगणना, आखिर जनगणना की शुरुआत कैसे हुई, जनगणना आखिर कहते किसे हैं, तो इन सब के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। और किस तरीके से जनगणना से हमारे देश के लोगों को खतरा है या क्या है, ये जनगणना क्यों नहीं होने देना चाह रहा है हमारे केंद्र सरकार, इन सब के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। और किस तरीके से बिहार सरकार ने ठान लिया है कि जातिगत जनगणना होकर रहेगा चाहे जो हो जाए। तो 1931 के बाद एक ऐतिहासिक फैसला किया गया है कि जातिगत जनगणना होकर रहेगा। तो चलिए उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि बिहार में जनगणना किस तरीके से होता है, जातिगत जनगणना, और ये भी जानकारी हासिल करेंगे कि जनगणना की शुरुआत कैसे हुई, किस तरीके से सबसे पहले जनगणना हुआ था। तो इन सब के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो जनगणना किस तरीके से होते हैं, मतलब जो भी जन होते हैं, जो भी आदमी होते हैं, उनको गिनना और उनकी आर्थिक हालत क्या है, उनके पास रुपया पैसा, खाने के क्या क्या सामान है, उन सब मौजूद है कि नहीं है, इन सब को हम लोग इसमें इसके अंतर्गत जानते हैं। तो आप लोग कुछ इस तरीके से बुझ गए होंगे। तो चलिए बात करते हैं कि बिहार के बारे में, किस तरीके से बिहार में जातिगत जनगणना होगा। तो सबसे पहले जनगणना की शुरुआत के बारे में बात करें। तो जनगणना की शुरुआत कब हुई थी, तो जनगणना की शुरुआत कुछ इस तरीके से, जनगणना की शुरुआत कुछ इस तरीके से आता है 1881 ईस्वी इसको माना जाता है जनगणना की शुरुआत। तो इस कब किया गया था, ये अंग्रेजों द्वारा किया गया था जनगणना। और जातिगत जनगणना जो भी किया गया था वो भी अंग्रेजों द्वारा किया गया था। सबसे पहले बात करते हैं कि बिहार में होने वाला है जनगणना। तो बिहार के बारे में बात करते हैं। अगर आप लोग को डिटेल से एक वीडियो चाहिए बिहार के बारे में टोटल, तो उसके बारे में अलग वीडियो बना देंगे। लेकिन ये एक जनरल वीडियो है, इसमें सभी के बारे में बताएंगे और बिहार के बारे में थोड़ा बताने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं बिहार में जातिगत जनगणना। बिहार में बिहार में जातिगत जनगणना, बिहार में जातिगत जनगणना। तो बिहार में जातिगत जनगणना सबसे पहले बात करते हैं कि देश में जातिगत जनगणना। तो देश में जातिगत जनगणना क्यों नहीं हुई, क्योंकि केंद्र इसमें सहमति नहीं है, इसलिए देश में जातिगत जनगणना नहीं हुआ। तो बिहार में जातिगत जनगणना, तो बिहार में जातिगत जनगणना से पहले हम बता दें कि सबसे पहले हमारे देश में जातिगत जनगणना कब हुई थी। तो जातिगत जनगणना के बारे में बात करें, जातिगत जनगणना सबसे पहले हमारे देश में, तो जातिगत जनगणना सबसे पहले हमारे देश में कब हुआ था, जातिगत जनगणना सबसे पहले हमारे देश में 1931 को किया गया था। 1931 को किया गया था। ये किसके द्वारा किया गया था, ये अंग्रेजों द्वारा, ये अंग्रेजों द्वारा किया गया था। ये अंग्रेजों द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, ये 1931 में अंग्रेजों द्वारा किया गया था। इसी तरह से फिर 1944, तो ये आप लोग को पहले बता दें कि ये 10 साल के अंतराल में जनगणना होता है। तो इसी तरह से आप बता दें कि ये जनगणना किस तरीके से होता है। तो ये जनगणना 10 वर्ष के पश्चात में होता है, 10 वर्ष के बाद होता है। तो किस तरीके से 1881 को सबसे पहले ये किया गया था, अंग्रेजों द्वारा किया गया था। तो कुछ इसी तरीके से 10 साल के अंतराल में, जैसे वो देख सकते 31, 41, 51, कुछ इस तरीके से होते जाएगा धीरे धीरे ये होते गया था। जैसे 2011 में कुछ इस तरीके से हुआ था। तो 1930 में, तो कुछ इस तरीके से आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। दूसरा पॉइंट की 1941 में जनगणना, 1941 में हम जनगणना क्यों लिखे, जातिगत जनगणना क्यों नहीं लिखे, क्योंकि इसमें जो जातिगत जनगणना हुआ था, इस जातिगत जनगणना में आंकड़ा को सार्वजनिक नहीं किया गया था, आंकड़ा को सार्वजनिक नहीं किया गया था। आंकड़ों को, अगर आप लोग को क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, तो आप लोग को किस तरीके से लिखना है 1941 को, आंकड़ों को किस तरीके से जातिगत जनगणना में तो ये हुआ था, लेकिन ये सार्वजनिक नहीं किया गया था, हुआ था लेकिन सार्वजनिक नहीं किया गया था। सबसे पहला जातिगत जनगणना कब हुआ था, 1931 को। जनगणना की शुरुआत कब हुई थी, 1881 को। और जनगणना किस तरीके से होता है, तो प्रत्येक 10 वर्ष के पश्चात होता है। आप लोग को कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए ये काफी लाभदायक है। बिहार दरोगा हो या ग्रुप डी का परीक्षा हो या किसी भी परीक्षा हो, उसके लिए आप लोग को बहुत ही ये तो चलिए आप आगे बढ़ तो चलिए आप वीडियो को आगे बढ़ाते हुए आप लोग को बताते हैं कि किस तरीके से 1951 को हमारे देश के द्वारा जनगणना, आजाद देश में सबसे पहले जनगणना कब हुई थी, 1951 को, आजाद देश में, तो आजाद देश में सबसे पहली जनगणना के बारे में बात करें तो आजाद देश में सबसे पहला जनगणना 1951 को हुआ था। लेकिन इसमें तो चलिए अब बात करते हैं 1951 की जनगणना के बारे में, जो आजाद देश का सबसे पहला जनगणना था। तो किस तरीके से आजाद देश का सबसे पहला जनगणना था, और इसमें कोई जातिगत जनगणना नहीं होता। इसी समय कहा दिया गया था कि और देश में जातिगत जनगणना नहीं होगा, इसमें जातिगत जनगणना नहीं होने वाला है। तो आजाद देश में सबसे पहला जनगणना कब हुआ था, आजाद देश में पहला जनगणना 1951 को हुआ था। और ये इसमें आंकड़ा को मतलब आंकड़ा तो था, लेकिन इसमें जो जातिगत जनगणना था ये नहीं किया गया था। ये एक ऐसी पूरे देश के जनगणना को, मतलब कितना जन है, इसको मिला लिया गया था। तो कुछ इस तरीके से हम लोग बात
लेकर 1951 तक। चलिए अब बात करते हैं कि बिहार में किस तरीके से जनगणना हुआ, उसके बारे में बात करते हैं। तो बिहार के बारे में बात करते हैं डिटेल से। तो बिहार में किस तरीके से जनगणना होगा, तो कुछ इस तरीके से आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। बिहार में जो भी जनगणना होगा ये जाति का जनगणना होने वाला है। और बिहार में टोटल अगर हम लोग जाति के बारे में बात करें तो टोटल जाति कितना है, 204 जातियों की संख्या। जातियों की संख्या बिहार में जातियों की संख्या कितना है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। तो बिहार में जातियों की संख्या 204 टोटल यहाँ पे बिहार में जाति है। कितना जाति है, 204। इसमें बहुत से यादव, दलित उलित पूरा जो आ जाता है, हिंदू मुसलमान जो सब कुछ आ जाता है इसी में। चलिए आप बात करते हैं कि किस तरीके से हमारे देश में मतलब जनगणना स्टार्ट होने वाला है। तो जनगणना जो आप अभी लाइव अभी वीडियो बना रहे हैं, तो आज से ये जनगणना स्टार्ट हो चुका है। जनगणना कब स्टार्ट हुआ है, जातिगत जनगणना तो जातिगत जनगणना कब शुरू हुआ है, जातिगत जनगणना बिहार में जनगणना की शुरुआत 7 जनवरी 2000। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे बिहार के बारे में बात करने वाला है। तो बिहार में जनगणना की शुरुआत कुछ इस तरीके से हो गया है। बिहार में जनगणना की शुरुआत कब हुआ है, तो आज ही की डेट से जो अभी हम वीडियो बना रहे हैं, आज ही का डेट है 7 जनवरी 2023। 7 जनवरी 2020 को बिहार में जातिगत जनगणना की शुरुआत हो गई है। तो क्या क्या इसमें पॉइंट रहेगा, किस तरीके से इस जनगणना को संचालित किया जाएगा, इसके बारे में बात करते हैं। तो ये तो शुरू हो गया है और इस जनगणना को लगभग 21 दिन में पूरा करना होगा। 21 दिन में लगभग इसको पूरा करना होगा। ये पहला चरण होगा, ये पहला चरण नंबर 1। ये पहला, तो ये कौन सा चरण हुआ, ये पहला चरण हुआ। और दूसरा चरण के बारे में बात करें तो दूसरा चरण के बारे में बात करें तो कुछ इस तरीके से, अगर हम दूसरा चरण के बारे में बात करें तो दूसरा चरण कुछ इस तरीके से होने वाला है। दूसरा चरण कुछ इस तरीके से होने वाला है अप्रैल। दूसरा चरण कब होगा, दूसरा चरण अप्रैल से होगा। 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक चलने वाला है। 30 अप्रैल तक ये चलने वाला है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, हाँ 30 अप्रैल तक ये चलने वाला है कुछ इस तरीके से। तो चलिए आप बात कर लेते हैं कि किस तरीके से जातिगत जनगणना होने वाला है बिहार में और क्या क्या क्राइटेरिया रखा गया है, इन सब के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। आप लोग को कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना है, आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए, आप लोग को समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से होने वाला है, किस तरीके से प्रारंभिक तरीके से होते आ रहा है जनगणना। इसमें आप लोग को डरने की बात नहीं है। तो कुछ इस तरीके से बिहार में जातिगत जनगणना होने वाला है, इन सब के बारे में हम लोग जानेंगे। तो कुछ इस तरीके से अभी शुरू हो गया है पटना से। बिहार का जो पश्चिमी इलाका है पटना, कुछ इस तरीके से उससे शुरू हो गया है पटना से क्या ये शुरू हो गया, पटना से ये शुरू हो गया है। तो चलिए बात करते हैं कि किस तरीके से ये जनगणना होने वाला है, उसके बारे में 10th पॉइंट है। 10th पॉइंट को आप लोग अच्छे तरीके से समझिए। तो चलिए बात करते हैं कि बिहार में जातिगत जनगणना में कितने पॉइंट रखे गए हैं, कौन कौन से कागजात की जरूरी है, किस किस लोग को अंदर घर के साइन लगेगा और क्या क्या इसमें प्रक्रिया है, उस सब के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। आप लोग को ऊपरी बढ़ा देते हैं और आप इसके नेक्स्ट एक वीडियो आने वाला है, उसमें आप लोग को फुली जानकारी दे देंगे बिहार जनगणना के बारे में। तो किस तरीके से बिहार में जातिगत जनगणना होने वाला है उसके बारे में डिटेल से जानकारी देंगे। तो कुछ इस तरीके से देखते हैं। पहला पॉइंट कुछ इस तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है जातिगत जनसंख्या, जातियों की संख्या किसमें है, इसमें जातियों की संख्या 204 है। तो चलिए कुछ इस तरीके से बात करते हैं कि बिहार में जातिगत जनगणना की क्राइटेरिया क्या है। तो जातिगत जनगणना की क्राइटेरिया कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे देख रहे हैं। बिहार में जातिगत जनगणना की क्राइटेरिया मतलब क्या क्या इसमें नियम कानून लागू किए गए हैं, इन सब के बारे में जानकारी करते हैं। तो क्या क्या नियम कानून किए गए हैं इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले मकानों की गिनती होगी। वार्ड, एक वार्ड में कितने मकान होते हैं, किस तरीके से पंचायत में मकान होते हैं, किस तरीके से ब्लॉक में कितने मतलब परिवार स्थापित हैं और किस तरीके से जिला मुख्यालय में इसका डीएम के द्वारा प्रसारित किया जाएगा। तो डीएम के द्वारा ये दिशा निर्देश शुरू कर दिया गया है। सबसे पहले पटना जिला में शुरू किया गया है। तो कुछ इस तरीके से देख सकते हैं। सबसे पहले मकानों की गिनती होगी। गाँव में जितने भी मकान होंगे, जितने भी आपके गाँव में मकान है, उस मकानों की गिनती की जाएगी और उसमें कुछ इस तरीके से देख सकते हैं। तो सभी मकानों को एक यूनिक नंबर दिया जाएगा। मतलब यूनिक मतलब नया एक यूनिक नंबर दिया जाएगा। सभी मकानों को एक यूनिक नंबर दिया जाएगा। जैसे अगर किसी को 1 दिया तो दूसरे को 2 ही मिलेगा, उससे मतलब एक और किसी को नहीं मिलने वाला है। ये एक यूनिक नंबर हुआ। तो यूनिक नंबर दिया जाएगा। एक मकान में 2 परिवार को अलग अलग नंबर दिया जाएगा। एक परिवार में अगर किसी का कोई अगर गार्जियन हो, उसका एक बेटा वो शादी कर लिया हो और वो भी मतलब उसका भी एक परिवार हो, तो उसको अलग अलग नंबर दिया जाएगा। जैसे अगर बेटा को 1 नंबर दिया जाएगा तो उसके बाप को 2 नंबर दिया जाएगा। कुछ इस तरीके से ये होगा। तो अलग अलग नंबर उसको दिया जाएगा। चलिए आप बात करते हैं आगे में। कुछ इस तरीके से एक मकान में 2 परिवार को अलग अलग नंबर दिया जाएगा। एक परिवार में अलग अलग नंबर दिया जाएगा। उधर जा रहा है
तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कुछ इस तरीके से। एक मकान में दो परिवार को अलग अलग नंबर दिया जाएगा। अगर एक परिवार में अगर दो मकान हो तो उसमें अलग अलग नंबर दिया जाएगा। जैसे बाप को अलग तो बेटा को अलग, कुछ इस तरीके से दिया जाएगा अगर उसमें अलग अलग परिवार हो। या फिर किसी फ्लैट में देख सकते हैं कि उसमें कई सारे लोग रहते हैं, उसको भी अलग अलग नंबर दिया जाएगा। तो एक अपार्टमेंट जैसे आप लोग बताएं, तो फ्लैट में किसी भी फ्लैट हो, चाहे मतलब 10 20 30 40 50 आदमी हो, उस फ्लैट में जितने भी आदमी रहेंगे, जैसे ये तो हमारे शहर में होने वाला है, हमारे गाँव सब में होने वाला नहीं है। गाँव में अलग अलग ही पाए जाते हैं। बड़े बड़े शहर जो पटना बड़े बड़े शहर है उसमें पाए जाएंगे। तो एक अपार्टमेंट में सभी लोगों को अलग अलग नंबर दिया जाएगा, अलग अलग नंबर दिया जाएगा जातिगत जनगणना के फॉर्म पर। तो कुछ इस तरीके से पहला पॉइंट कुछ इस तरीके से आ गया, दूसरा पॉइंट कुछ इस तरीके से, तीसरा कुछ, छठा, चौथा कुछ इस तरीके से, पांचवा कुछ जातिगत जनगणना के फॉर्म पर परिवार के मुखिया का हस्ताक्षर करना अनिवार्य होगा। परिवार के मुखिया अगर आप लोग का बाहर में है तो उसका मान लीजिए, क्योंकि परिवार के मुखिया को जातिगत जनगणना जो होगा उसके फॉर्म पर उसका एकदम हस्ताक्षर लगना जरूरी है, उसका हस्ताक्षर अनिवार्य होगा। जो भी पदाधिकारी आएगा, जो भी जनगणना के लिए आदमी आएगा, उसका हस्ताक्षर लेगा ही लेगा, तो अनिवार्य है। तो कुछ इस तरीके से पांचवा पॉइंट आ गया, कुछ इस तरीके से अनिवार्य है। और कुछ इस तरीके से देख, तो पांचवा पॉइंट कुछ इस तरीके से है, जातिगत जनगणना के फॉर्म पर परिवार के मुखिया का हस्ताक्षर अनिवार्य होगा। अनिवार्य मतलब यानी लाजमी होगा। और कुछ इस तरीके से देख सकते हैं, छठा पॉइंट कुछ इस तरीके से देख सकते हैं, राज्य के बाहर नौकरी करने गए परिवार के सदस्य को भी जानकारी देना होगा। राज्य के बाहर यानी मतलब राज्य के बाहर जो भी लोग आप लोग का नौकरी करने गए हैं, या जो भी रुपया पैसा कमाने गए हैं, या किसी जगह मतलब प्लान कर गए हैं, तो उसके भी जानकारी देना होगा। चाहे वो कहीं भी बस जाए, उसके बारे में उसको जानकारी देना होगा कि किस तरीके से एक व्यक्ति इस परिवार से बाहर है, उसके बारे में जानकारी देना होगा, नहीं तो वो उस लिस्ट से बाहर हो जाएगा। कुछ इस तरीके से नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग, जातिगत जनगणना। तो कुछ इस तरीके से नेक्स्ट पॉइंट देख सकते हैं, जातिगत जनगणना में उपजाति की गिनती नहीं होगी। जातिगत जनगणना में कोई अगर उपजाति हो तो उसकी गिनती नहीं की जाएगी, उपजाति का गिनती जातिगत जनगणना में नहीं किया जाएगा। कुछ इस तरीके से पॉइंट आता है। आठवां पॉइंट कुछ इस तरीके से आता है। नौवां और 10वां पॉइंट कुछ इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं, परिवार के आर्थिक स्थिति की भी जानकारी देनी होगी। परिवार की आर्थिक स्थिति क्या है, क्या वो गरीबी है, क्या वो बहुत उन्नति है, उसके पास रुपया पैसा है कि नहीं, इसके भी बारे में जानकारी देना होगा। और लास्ट पॉइंट कुछ इस तरीके से देख सकते हैं, प्रखंड, 9वां पॉइंट कुछ इस तरीके से देख सकते हैं, प्रखंड में उपलब्ध सुविधाओं की भी जानकारी देनी होगी। प्रखंड के अंदर जैसे किसी का प्रखंड हो गया, कोई भी प्रखंड, जैसे किसी का किसान प्रखंड है, तो उसके अंतर्गत जो भी है उसके बारे में जानकारी देना होगा। उसके बारे मतलब क्या क्या उसके अंतर्गत आता है, तो रेल लाइन, तालाब, स्कूल, डाक, पोस्ट ऑफिस जो भी है उसके बारे में जानकारी देना होगा। और 10th पॉइंट कुछ इस तरीके से आता है, गन्ना कार्य में लगे कर्मियों के पास आईडी कार्ड होगा। गन्ना कार्य में जो भी लोग आएंगे उसके बाद आईडी कार्ड होगा। किसी को भी आप लोग को ऐसे कागज नहीं देना है, जो आईडी कार्ड दिखाएगा उसी को आप लोग को कागज देना है, नहीं तो इसमें भ्रामिक बहुत भी होगा। क्योंकि आप लोग को मालूम है कि कोई भी, जैसे फिलहाल अभी अमेठी का ये सर्वे हो रहा था, तो सर्वे में क्या हुआ कि बहुत से 200-250 लोग इलीगल यहाँ पे भाड़ी ले लिया और उसको पकड़ के जेल में डाल दिया, कुछ इस तरीके से। तो गन्ना कार्य में लगे कर्मियों के पास आईडी कार्ड होगा। क्या होगा, आईडी कार्ड। तो आईडी कार्ड में क्या लिखा होगा, इस पर बिहार जाति आधारित गन्ना 2022 होगा। बिहार जातिगत आधारित गन्ना आधारित 2022 इसमें लिखा हुआ होगा। तो आई होप कि कुछ इस तरीके से आप लोग समझ गए होंगे। और बिहार के में जातिगत जनगणना होने वाला है, तो इसके बारे में आप लोग को स्पेशल एक वीडियो बना देंगे, बिहार के बारे में किस तरीके से लोगों को यह काम करना है, किस तरीके से मतलब जो सर्वे करेंगे उसके बारे में जानकारी दे देंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यहाँ पे आप लोग को बता दें कि दरोगा और आरआरबी से रिलेटेड और यदि ही कोर्स आने वाला है, उन सब के बारे में आप लोग को अनाउंसमेंट मिल जाएगा। तो ये एक तैयारी आप लोग करेंगे तो 3-4 चीज का तैयारी हो जाएगा, इससे आप लोग नौकरी पाने में आसान हो जाएगा। तो चलिए उसके बारे में हम लोग बात करेंगे आगे में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।